स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा गणित प्रकाश के 8th क्लास के 4th चैप्टर का पेज नंबर 108 107 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम 108 पेज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अब आया है हमारा ये 6th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Construct a square with diagonal 6 cm without using a protector। हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रोटेक्टर को यूज़ किए बिना हमें ये बनाना है स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रोटेक्टर, ये हमारा प्रोटेक्टर है, लेकिन इसे हमें यूज़ करना नहीं है। ठीक है, तो हम स्केल ले लेते हैं। हमारा स्केल अब हमने ये ले लिया, यहाँ पर लाइन 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर आ गया 6। ठीक है, 0 से 6 आ गया, 0 से 6 तक ये आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लेने के बाद हमने इस पर ये 2 डॉट्स लगा दी। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ इसको 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, हमने लेना है अपना कंपास। कंपास को हम हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे, हाफ से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर को बिल्कुल सेंटर से कट करना है, मतलब आधा करना है हमें इसको, लाइन को ना 6 सेंटीमीटर लाइन को हमें आधा करना है। तो आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे और ऊपर और नीचे 2 इसकी आर्क लगा लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर भी 2 आर्क लगा लेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये बन गई। यहाँ पर ऊपर वाला ये थोड़ा सा रह गया है, इसको हम यहाँ पर बीच में से कट हो जाए इतना कर लेते हैं। उसके बाद जिस पॉइंट पर ये दोनों कट हो जाए, मतलब ऐसे लाइन लगा लेना है कि इस तरह से बिल्कुल हाफ हो जाए। अब यहाँ पे बिल्कुल हाफ हो गया है, ये 6 सेंटीमीटर का हाफ हो गया है। ठीक है, ये लाइन तो हमने ले ली। अब ये तो डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो डायगोनल है ना, ये भी 6 सेंटीमीटर ही होएगा। इक्वल होते हैं ना डायगोनल, आपको याद है हमने देखा था कि जब भी ये किया जाता है तो ये डायगोनल जो होते हैं इनके इक्वल हो जाते हैं। मतलब हमने कारपेंटर के जो वो था उसमें हमने प्रूव किया था ये चीज़ कि डायगोनल जो होते हैं ना, एक डायगोनल जो होता है दूसरे डायगोनल के इक्वल होता है कारपेंटर की प्रॉब्लम में। तो अब ये 3 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ से ओपन किया, यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है ना, 6 का हाफ कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मैंने इसको ओपन कर लिया कंपास को, एक आर्क यहाँ लगा दिया और एक आर्क यहाँ लगा दिया, ये हो गया। इसके बाद हमें इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट तक, इसको हमें जॉइन कर देना है। इसको जॉइन करने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पर ये एक स्क्वायर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 6 सेंटीमीटर। ये बन गया। बस इसे इतना ही करना था, ये हमने पहले भी एक कर रखा है, पहले एक ऐसा ही सेम सम। तो अब आगे चलते हैं। इसमें इतना ही करना था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही करके दिखानी थी, इसमें कुछ और नहीं करना था। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेकंड करने के लिए पहले हम क्वेश्चन देख लें कि क्या है।
CASE इज अ स्क्वायर, ये है देखो CASE, ये एक स्क्वायर है। द पॉइंट UVW एंड X आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। UVW एंड X जो है ना, UVW और X जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, ये जो साइड्स हैं ना इनके, स्क्वायर की जो साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स हैं ये। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये? फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द इनर स्क्वायर lie on the sides of the outer square as shown in the figure B। यहाँ पे आपको इस वाली फिगर में ये जो है A, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो है UVWX ये जो है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये बताना है। और ये जो B है इसमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से आप बता सकते हैं कि फाइंड करना है आपको किसी अलग तरीके से, कि जिससे कि आपको पता चले कि ये जो है ना बाहर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर भी एक स्क्वायर बनाया जा सकता है। और ये जो स्क्वायर है ये लाई करता है कहाँ पर, ये जो बाहर का स्क्वायर है ना इसकी साइड्स पर ये लाई करता है यहाँ पर। ये मतलब इसमें अंदर के स्क्वायर के लिए आपको ये पता करना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और ये भी एक स्क्वायर है और इन पर लाई करता है, ये आपको इसमें फाइंड करना है, दोनों में ऐसे करना है। तो फर्स्ट कर लेते हैं, पहले फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट है आपको गिवन द पॉइंट्स UVW एंड X आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर एक बाहर एक स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर में UVW एंड X जो है वो मिड पॉइंट्स है, ये हमें गिवन था, ये सब कुछ हमें बताया गया पहले ही बता दिया गया। अब इसमें क्या है, ट्राइंगल है VCU एंड ट्राइंगल है XAU। VCU देख लेते हैं, VCU ये वाला ट्राइंगल और दूसरा है XAU एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर। इन दोनों में क्या है कि VC इक्वल है XA के, VC ये जो है ये XA के इक्वल है, ये बोला गया है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एंगल है VCU यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो XAU के इक्वल है, इस एंगल के, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। अब साइड एंगल साइड, इसके बारे में बात हो रही, साइड एंगल साइड बाय द SAS क्या पता चला हमें कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। VU इक्वल्स टू UX कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। VU कहाँ पर है, ये जो है ना ये VU और ये है UX। अब ये जो है ना ये इसके इक्वल है, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ये हमें पहले भी हमने कितनी बार देखा है ना कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होता है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसी तरह ये भी इक्वल हो गए। और सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह क्या हुआ, बिल्कुल इसी तरीके से XW जो है, कहाँ है हमारा XW यानी कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। और ये कैसे हुआ है आपको पता चल गया ना, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, इससे ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हुए, ये इक्वल हो गए। वैसे ही ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये वाले ये भी इक्वल होंगे, करेक्ट है। ये एंगल इक्वल है, मतलब जैसे हमने इसको निकाला है सिमिलरली ये दोनों भी वैसे ही निकल जाएंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक आप समझ गए। आगे है इन ट्रायंगल VCU। अब ट्रायंगल VCU हम देख लेते हैं। VCU आपको मेरे को बार बार पीछे चेंज करके दिखाना पड़ेगा। ये है VCU, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में एंगल, हमें यहाँ पे एंगल्स को अब
नंबर्स देने पड़ेंगे क्योंकि हम एंगल्स को निकालना है ना अब हमें। ये देखो VCU में VC जो है वो CU के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी ना रफ फिगर बना लेती हूँ। जैसे ये है, बार बार फिर पीछे इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें। ये हो गया, ये मैं रफली बना रही हूँ। ये हो गया CASE। इससे मैं बार बार पीछे वो नहीं करना पड़ेगा ना इसको, फिर मैं आपको कैसे समझा पाऊंगी नहीं तो। W एंड X, ये हो गया। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। ये सब आपस में इक्वल है। ठीक है, अब VC इक्वल्स टू CU है। कहाँ है VC? ये रहा VC, ये रहा VC जो है वो CU के इक्वल है। ठीक है, तो अब एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है। इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 एंगल जो है वो 2 के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है ना, अब ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के क्या होते हैं? ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। एंगल 1, 2 और C, ये वाला C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यही है। अब एंगल 1 और 2 जो है हमें बोला ये इक्वल है, तो हम 2 को भी 1 ले सकते हैं। 1, तुमने 1 ही ले लिया दोनों को। ये एंगल C है। अब एंगल C हमें कितना बताया था? 90 डिग्री है ये। क्यों? स्क्वायर के जो चारों एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री के ही होते हैं, तो ये 90 डिग्री है। C को 90 डिग्री ले लिया। अब 1 2 टाइम्स है, ये आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री 90 इस तरफ ले गए माइनस। अब ये जो है कितना आ गया हमारा एंगल 1, कितना आ गया? 90 डिग्री। ये जो 2 टाइम्स है ना एंगल 1 90 डिग्री, और ये 2 इस नीचे आ गया, डिवाइड कर दिया, एंगल 1 45 डिग्री आया। और जो एंगल 2 है वो उसके इक्वल है, तो वो भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। और बिल्कुल इसी तरह क्या हो जाएगा? अब ये जो एंगल है ये है एंगल नंबर 3। ठीक है, और ये है एंगल 4। तो एंगल जो 3 है, ये एंगल 3 जो है ये 4 के इक्वल है। जैसे ये दोनों आपस में इक्वल निकले वैसे ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और जैसे ये 90 का है और ये 45 के निकले, तो ये भी दोनों 45 के होंगे। इसी तरह से मैंने ये यहाँ पर लिख दिए हैं। सिमिलरली एंगल 3 4 के इक्वल है, 45 डिग्री निकल गया। ठीक है ना, अब एंगल 5 भी मैंने यहाँ पर लिया। एंगल 5 कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा। ये है हमारा एंगल 5, ये हमारा एंगल 5 है। अब ये और ये तीनों प्लस अगर हम कर दें तो 180 डिग्री के आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ 2 5 और 3 ऐड किए 180 डिग्री आ गए। अब यहाँ पर जो है 2 और 3 जो है ये 45 डिग्री के, इसलिए 2 की जगह 45 आ गया, 3 की जगह 45 आ गया। 5 एंगल अभी हमें निकालना है। 180 डिग्री 45 हो गया 90, एंगल 5 180 90 इस साइड चला गया, 180 में से 90 माइनस किया, एंगल 5 भी हमारा कितना निकल गया? 90 डिग्री निकल गया। सिमिलरली अब बिल्कुल इसी तरह UXW देख लेते हैं हम। एंगल UXW कहाँ पर है? यह है UXW यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, और अगला है XWV यानी कि ये वाला एंगल, और फिर है WVU यानी कि ये वाला एंगल। सिमिलरली दिस एंड दिस, ये तीनों एंगल जो हैं वो भी 90 डिग्री के होंगे हमारे। ये 90 डिग्री निकला है ना, तो ये तीनों भी जो हैं हमारे 90 डिग्री के निकलेंगे। क्यों? बाय द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर। एक जो डेफिनेशन है स्क्वायर की, डेफिनेशन हमें बताई गई है, उसमें हमें पता चलता है ना कि जो है स्क्वायर के जो है 4 एंगल्स जो होते हैं चारों के चारों कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, और दिस क्वाड्रिलेटरल UVWX इज अ स्क्वायर। स्क्वायर निकल गया ये। क्यों? क्योंकि ये चारों 90 डिग्री के हैं। ये 90 डिग्री के कैसे निकले हैं ये आपको पता चल गया। ये सब इक्वल हैं। कैसे ये सब
मतलब सिमिलरली निकलेंगे ना, ये जो जितना निकला ये इतने उतने ही एंगल ये भी निकलेंगे, ये भी निकलेंगे, ये भी निकलेंगे। जब ये सब सेम हैं तो जब हम इनको इनके साथ निकालेंगे तो ये भी 90-90 के ही निकलेंगे। और जब चारों इसके 90 के हैं तो ये क्या है, क्या प्रूव हो गया, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका भी एक ये पार्ट बाकी है। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर है। ये दोनों स्क्वायर हमने करने हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा अगला। हाँ जी, इसमें है वी हैव, अब ये है, यही थी वो फिगर। इस फिगर में हमने क्या देखा, अब मैं इसको ना नाम दे देती हूँ। यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया था क्योंकि इसको मैं इसमें नाम दे देती हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये ABCD दे दिया मैंने इसको नाम। अब इसमें हमें क्या पता चला कि अब ये जो है इसके अंदर जो है इनको भी एक नाम दे देते हैं। ये पॉइंट्स अलग अलग हो गए, ये PQ, इसको R दे देते हैं, इसको S दे देते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा, DS, ये है ना DS, जो DS है अगर इसमें से हम AS को माइनस कर दिए, AD पूरा है, इसमें से हमने AS को माइनस कर दिया तो DS बचा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह AB है पूरा, उसमें से अगर BP को हटा दें तो हमारे पास क्या बचा, AP बचा। तो ये जो है DS इक्वल है AP के, और वो इक्वल है BQ के, और वो इक्वल है CR के। मतलब ये जो है ना एरिया, छोटा एरिया, मतलब समझ लो ये है ना, ये और ये, इसको हमने हटा दिया। बाकी ये जो हैं लाइंस उनको हमने ले लिया, वो सारी जो हैं साइड्स इक्वल हो गई। अब PAS ले लेते हैं, PAS ये वाला ट्रायंगल, और SDR ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं हम। इसमें PA जो है वो SD के इक्वल है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। मतलब दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री के हैं। अब AS ये जो है, ये वाला जो साइड है, ये जो है ये DR इसके इक्वल है। ठीक है ना, मतलब कि साइड एंगल साइड। तो बाय SAS क्या हमें पता चला कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये और ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और इससे PS ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये ट्रायंगल है ना पूरा, ये तो ये भी तो है इसका साइड एक, तो ये वाला जो है ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल हो गया, और ये साइड इसके इक्वल क्यों हुआ है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, इसमें एंगल्स को भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये जो है ना ये इसको हम 4 मान लेते हैं, 5, ये है 6, और ये है 7। ओके, अब ये जो है एंगल 1, ये जो है ये इसके इक्वल होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है क्योंकि इसका। अब बिल्कुल इसी तरह क्या हो गया, ये जो PS है वो RQ इसके इक्वल हो गया। ठीक है, और वो इसके इक्वल हो गया, मीन्स के ये भी आपस में इक्वल हो गए। अब ट्रायंगल PAS जो है ना, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 90 डिग्री, सेम वही चीज़ जो पीछे हमने की थी, पीछे वाले पार्ट में वही चीज़ है कि इसमें ये और ये इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 90 डिग्री को इस साइड ले गए, तो 1 + 2 90 डिग्री आ गए, 2 + 3 वो यहाँ पर भी आ गए, ये जो है। ठीक है ना, अब 2, 3, 4, 2, 3 और 4 ये तीनों 180 डिग्री के हो गए, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ये 90 डिग्री है, 2 + 3 कितना है, 90 डिग्री है, तो इस दोनों की जगह हमने 90 डिग्री ले लिया, ये 4th एंगल आ गया,
180 डिग्री आ गया। फोर्थ निकालना है, 90 डिग्री इस साइड ले गए तो 90 डिग्री, फोर्थ एंगल हमारा कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। बिल्कुल इसी तरह फिफ्थ भी हमारा 90 डिग्री होगा, सिक्स्थ भी होगा और सेवन्थ भी होएगा। और हमारा क्वाड्रेट PQRS क्या है, क्वाड्रिलेटरल PQRS जो है हमारा वो क्या निकल गया है, स्क्वायर निकल गया, क्योंकि चारों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ये फास्टली इसलिए समझा दिया क्योंकि इससे पहले वाला जो पार्ट है वो भी कुछ कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, तो इजीली ये समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके 4 इक्वल साइड्स हैं और 1 एंगल है उसका 90 डिग्री, विल इट बी अ स्क्वायर, तो क्या वो एक स्क्वायर होगा। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। तो हमें ये बताना है कि अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री है और उसकी 4 साइड्स हैं जो इक्वल है एक क्वाड्रिलेटरल की, तो क्या वो स्क्वायर ही होगा, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर तो मैंने आपको रीजनिंग दे दी है, तो आपको वैसे मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कहा उन्होंने, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उन्होंने कहा उसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है और उन्होंने कहा उसका एक एंगल 90 डिग्री है। बस इतना ही बताया, इतना गिवन है ये हमको। तो वो पूछ रहे हैं क्या ये जो है एक क्या है, स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर होगा, ऐसे पूछा उन्होंने। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना विथ 4 इक्वल साइड्स इज अ रोम्बस। ये रोम्बस होगा। रोम्बस कैसे होगा, ये जो है ना, इस रोम्बस की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, याद होगा आपको कि उसके जो चारों साइड्स होते हैं वो चारों इक्वल होती हैं और उसकी जो ये एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, वो 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 + 90 180 हो गया। ठीक है, अभी ये 180 के हो गए। ठीक है ना, अब इनमें क्या है, इनके जो रोम्बस में आपने देखा होगा इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो चारों एंगल्स क्या हो गए उसके, 90 डिग्री के हो गए और चारों एंगल्स 90 डिग्री है, तो क्या बन गया, ये स्क्वायर हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स इज अ रोम्बस। इन एनी रोम्बस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं। इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री में से 90 को माइनस कर दो, 90 आ गया। ठीक है, देन ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे 90 के निकल जाएंगे। एंड अ रोम्बस विद ऑल राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर सॉरी। और एक रोम्बस जो जिसमें कि सारे जो हैं राइट एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई करना है। हिंट आपको दिया है, ड्रॉ डायगोनल एंड चेक फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको एक डायगोनल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है ना, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कर देने हैं उनके, तो उससे आप इसको बता सकते हैं कि ये इसका आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। ये है हमारा, ये मैंने आप बनाया यहाँ पर, ये देखो ABCD ये बना दिया था एक। इन्होंने कहा एक ये क्वाड्रिलेटरल है, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो सभी इक्वल है, ये उन्होंने कहा है। यानी कि ये इसके इक्वल है और ये भी सारी चारों, मतलब चारों आपस में इक्वल है, ये उन्होंने कहा है। अब उन्होंने कहा था कि इसमें ना एक डायगोनल आप बना दीजिए, खींच दीजिए एक डायगोनल। ये एक डायगोनल हमने बना दिया। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमने इसको, अब जब इसमें डायगोनल खींचा है ना तो फिर इसमें क्या हुआ कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया।
ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे? साइड, ये है ना, दोनों की साइड कॉमन हो गई, ठीक है ना। और दोनों की साइड कॉमन होने के बाद ये जो है ए बी जो है सी डी के इक्वल हो गया, ठीक है। और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल हो गया, ठीक है। यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स इसमें इक्वल है और ये हो गई इसकी कॉमन, ये कॉमन लाइन होगी ना, कॉमन साइड होगी ये, ठीक है। तो इन तीनों से, तीन सौ साइड से हमें क्या पता चला कि ये जो ट्राइंगल है वो इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल विद ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। एक डायगनल ए सी आपने ड्रॉ किया, ये रहा। अब इस ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए में, ये है ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों ट्राइंगल में ये इसके इक्वल है, ये भी गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये भी गिवन है, और ए सी क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें ए बी सी यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के, सी डी ए इस एंगल के, ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब ये दोनों लाइंस जो हैं, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो है ये इसके पैरेलल है। कैसे पैरेलल? ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ये जो है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर आप इसको देखें यहाँ से ये इक्वल भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने फिलहाल ये ले लिए कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है हमें कि बोथ ऑपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, ऑपोजिट पेयर्स जो हैं ये पैरेलल है। तो सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या है? ये एक पैरेललोग्राम है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be 360 डिग्री? क्या जो सम है एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में, एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री है। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस फिगर एंड मेजरिंग। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके जो चारों वो होते हैं, एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री ही होगा। हमें जो है इसको ये फाइंड करना है, कंस्ट्रक्ट करके हमें बताना है। मतलब हमें ये दे रखा है फिगर, ठीक है ना, इसमें हमें कुछ अपनी तरफ से भी कंस्ट्रक्ट कर देना है जिससे कि हम इसको प्रूव कर पाएँ इस चीज़ को कि हाँ इसके जो एंगल्स हैं एंगल्स जो हैं इसके 360 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बुक में ही दिखाऊंगी, इसमें देख लेते हैं, बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। सेम यही चीज़ मैं आपको फिर बुक में दिखाती हूँ। यस, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी सिंपल क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। किसी भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना उनका सम जो होता है 360 डिग्री होता है। इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? ड्रॉ अ डायगोनल डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स। डायगोनल बना लेते हैं इसमें, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल के बीच में एक डायगोनल बना दो, ठीक है। अब इसको 2 ट्रायंगल्स के 2 ट्रायंगल्स बन गए। ईच ट्रायंगल्स इंटीरियर एंगल सम टू 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का कितने होते हैं, वो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरे का भी 180 डिग्री होगा। दोनों को 180 डिग्री को दोनों को ऐड कर देंगे तो 360 बन जाएगा। ये देखिए, सो द क्वाड्रिलेटरल्स 4 इंटीरियर एंगल्स सम टू 180 + 180 360 डिग्री। मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ एक बार इसे। ये देखो, ये अगर यहाँ पर एक डायगोनल बना दिया जाए, ये बना दिया डायगोनल, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया, तो इसके भी 3 एंगल हो गए, 1 2 और 3। ये भी 180 डिग्री का हो गया। इसके भी 3 एंगल हो गए, 1 2 3, तो ये भी 180 डिग्री का हो गया,
ठीक है। तो 180 डिग्री 180 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, वो हमें बताना और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मस्ट बी ए स्क्वायर, वो एक स्क्वायर ही होगा। हमें सबसे पहले ये हमें बताना है कि क्या ये सही है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या है ये फॉल्स है। अरे फॉल्स क्यों है, ये देखिए, ये यहाँ पर ना बुक में ही है, आपके समरी है रेक्टेंगल की। अब यहाँ पे ना प्रॉपर्टी बताई है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल है ना जो रेक्टेंगल के, वो इक्वल होते हैं लेंथ में और वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इन्होंने पूछा ही यही था कि जो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को वो स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ तो बता ही रहा है ये कि वो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही है। तो मीन्स के ये क्या है, फॉल्स है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके कि 3 राइट एंगल्स हैं मस्ट बी अ रेक्टेंगल। तो क्या वो एक रेक्टेंगल होगा, कह रहे हैं कि वो एक रेक्टेंगल होगा। तो आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो ये क्या है, ट्रू है। इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इफ 3 एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर जो 3 एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, द लेंथ मस्ट बी 360 डिग्री माइनस 3 इंटू 90 डिग्री। 3 एंगल्स हैं 90 डिग्री के, और फोर्थ क्या होगा फिर, 360 में से माइनस करेंगे। 360 से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो 4 एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, करेक्ट है। तो 360 में से हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 3 ही एंगल बताए हैं 90 डिग्री के, तो 3 इंटू 90 डिग्री कर देंगे। ये किया माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आया उसे 360 में से माइनस कर दिया, 270 को यानी 360 से माइनस कर दिया। तो हमारे 4 एंगल्स जो हैं सारे के आगे 90 डिग्री, क्योंकि इसमें से जब 270 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो चारों एंगल हो गए हमारे 90 डिग्री के, और ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स, चारों क्या हैं, राइट एंगल्स हैं। तो वो क्या बना, रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल की अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है, वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये है ट्रू है, होगा वो। इन अ क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को क्वाड्रिलेटरल में, ऑपोजिट। तो उनकी जो जब एक क्वाड्रिलेटरल होता है और उसके ऐसे बाइसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को वो, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। दिस इज द क्या है, ये डेफिनेशन है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें पता चलता है कि उसके जब जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये उसके जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल होती हैं वो। तो जिसकी साइड्स पैरेलल होती हैं, ये भी और ये भी दोनों साइड्स पैरेलल है, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल जिसका कि डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो एक रोम्बस ही होगा। ये कहा है इन्होंने, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। क्यों है ये? कि ये रोम्बस ही होगा, ऐसा हो ऐसा ही है क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, वो जो है वो एक रोम्बस ही होगा। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जब डायगोनल्स जो है स्क्वायर के जो हैं वो इक्वल लेंथ पे मतलब बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं, तो 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर तो है ही वो। तो ऐसा नहीं है कि रोम्बस में ही होगा, वो स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, इसी से हमें पता चल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ, ये रहा। तो ये क्या होगा? ये ट्रू होगा। ये ट्रू है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, वो पैरेललोग्राम होगा। ये इसमें रीजनिंग दी गई है। इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, व्हेन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब ऑपोजिट एंगल्स कब इक्वल होते हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनके वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। व्हेन एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के होते हैं, मतलब एक 90 का दूसरा भी 90 का। द साइड्स कंटेनिंग दैम आर पैरेलल, तो ये जो एडजेसेंट साइड्स होते एंगल्स होते हैं, तो इनकी जो साइड्स होती है वो क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। सिंस बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दोनों साइड्स जो हैं ये भी और इधर की जो है दूसरी भी, मतलब दोनों पेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि सभी एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, वो एक रेक्टेंगल होता है। ट्रू है या फॉल्स? जिसमें कि सभी एंगल जो हैं इक्वल होते हैं, वो एक रेक्टेंगल होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये है ट्रू। ठीक है, इफ ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, चारों अगर एंगल इक्वल हैं, दे मस्ट ईच बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4। 360 के होते हैं ना, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 360 के होते हैं। 360 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक कितने का निकल गया, 90 डिग्री का। अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 राइट एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। ये तो हमें मालूम ही है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं, वो क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये ट्रू है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। अब 7th है हमारा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम। वो हमें कह रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम होता है। मैंने गलत आपको बोल दिया। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है। क्या ये ट्रू है? नो, दिस इज फॉल्स। ट्रेपेजियम की शेप क्या होती है, कुछ याद है आपको? ट्रेपेजियम की शेप क्या होती है? ट्रेपेजियम की शेप ऐसी होती है, ऐसी, ऐसे 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 और ऐसे। तो ये दोनों जो ऊपर और नीचे जो लाइंस है ये तो पैरेलल हो गई, मगर ये जो हैं ये पैरेलल नहीं है ना, ये तो आगे जाके कट जाएंगी आपस में। ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल साइड जो होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं, वो कभी कटती नहीं है आपस में। तो ये फॉल्स है। एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर होता है जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वाइल द अदर पेयर आर नॉट पैरेलल, जबकि दूसरा पेयर जो होता है वो पैरेलल नहीं होता। और पैरेललोग्राम रिक्वायर्स बोथ पेयर्स पैरेलल। और पैरेललोग्राम में किस चीज़ क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है कि दोनों पेयर जो हैं उसके पैरेलल होने चाहिए। सो एन आइसोसेलेस
ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या नहीं होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये आपके आंसर कंप्लीट हो गए। ये आपके 11th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए और ये आपके रीज़न भी थे। यहाँ पर मैंने आपको जस्टिफाई भी कर दिया आंसर्स। आपको सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा, आई नो। ये क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो गए हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों ने मेरे पीछे के जो क्वेश्चंस हैं नहीं देखे हैं, नहीं मालूम है उनको कि कहाँ पर क्या आना है, क्या क्या था, क्या सॉल्यूशंस थे उनके, वो मेरी पिछली वीडियोस में जाके उन्हें देख सकते हैं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि टाइम टाइम पर मेरी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।